हेलो एवरीबॉडी, आई एम योर एजुकेटर प्रियंका और आज हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की शुरुआत कैसे होती है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। उसके बाद हमने बात करी थी कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। देन कुछ एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए थे, कैसे हम पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती है, राइट। केमिकल इक्वेशंस को लिखना कैसे है, केमिकल रिएक्शंस को पे एसेंशियल कंडीशंस क्या है, कैसे उन्हें हम और इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, बैलेंसिंग कैसे करनी है। बैलेंसिंग की हमने कुछ प्रैक्टिस करी थी और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, राइट। चलिए, सो पहली रिएक्शन मैंने आपको दिया था लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। सो यहाँ पे देखते हैं इसको हमको बैलेंस कैसे करना है, लेट्स सी। सो लेड के यहाँ पे एक एटम है, वहां पर भी एक ही एटम है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन को उठा लेते हैं। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड 6 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड देखिए 2, 4 and 5 एटम्स हैं। सो ऑब्वियसली ऑड नंबर है और एक साइड इवन नंबर है, तो हमें इसको दोनों साइड इवन नंबर करने से ये फायदा होगा कि मल्टीपल्स ऑफ 2 में आसानी से आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ 2 अप्लाई कर देना चाहिए, जिससे प्रोडक्ट साइड भी नंबर ऑफ एटम्स जो हैं ऑक्सीजन के इवन ही आए, क्योंकि इधर भी इवन ही हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम देखते हैं लेड के 2 एटम्स हो गए हैं। जैसे ही लेड को हम बैलेंस करते हैं, लेड के 2 एटम्स हम लगाते हैं, हम 2 लगाते हैं लेड के पहले, लेड नाइट्रेट के पहले, तो वहां पे लेड के 2 एटम्स हो जाते हैं। नाउ लेड इज बैलेंस्ड। अब बैलेंसिंग करते हैं नाइट्रोजन की। यहाँ पे 2 एटम्स, 2 into 2, 4 एटम्स है नाइट्रोजन के। सो लेट्स बैलेंस nitrogen over here. Now let's check for oxygen. 3 2s are 6 and 6 2s are 12. 12 एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड्स ऑक्सीजन के, और इधर चेक करते हैं 4 2s are 8 9 10 and 11 12. So this reaction is balanced. All right, moving on to the next reaction, ferrous sulfate का decomposition। सबसे पहले हम यहाँ पे आयरन देख लें, यहाँ 2 एटम्स हैं, एक एटम है, 2 अप्लाई करते हैं। 2 अप्लाई करते आयरन बैलेंस हो गया। लेट्स चेक फॉर सल्फर। 2 सल्फर एटम्स यहाँ और यहाँ पे भी 2 सल्फर एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड भी 2 सल्फर एटम्स हो गए। 4 2s are 8 ऑक्सीजन एटम्स, 3 ऑक्सीजन, 4 5 6 7 8. So this reaction is completely balanced. Next reaction, now in this reaction we have aluminium and copper sulfate. So यहाँ पे हमको दिख रहा है 2 aluminium atom है, let's balance, put a 2 over here to balance aluminium atoms, and there are 3 sulfates, so there has to be a 3 over here to balance out these sulfate atoms, ions over here. Now 3 कॉपर भी हो गए हैं, तो यहाँ पे हमको 3 अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ दिस रिएक्शन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। यू कैन चेक 2 एल्यूमिनियम एटम, 2 एल्यूमिनियम एटम, 3 सल्फेट, तो 3 सल्फेट, एंड 3 कॉपर के एटम्स, तो इधर भी 3 कॉपर के एटम्स। नेक्स्ट रिएक्शन, यहाँ पे हमारे पास 2 आयरन के एटम है एंड इधर 3 ऑक्सीजन और इधर 2 ऑक्सीजन है। सो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम ऑक्सीजन को इवन नंबर में कन्वर्ट करें। ऑक्सीजन को इवन नंबर में कन्वर्ट करने से 2 3s are 6 हो गया, और यहाँ पे हम इजीली ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम बैलेंस करते हैं आयरन को, 2 2s are 4, एंड सो वी पुट अ 4 ओवर हियर। ऑलराइट, आई होप आपने ये सब करेक्ट किया होगा। लास्ट रिएक्शन देखिए, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2s are 4, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, एक कार्बन है, एक कार्बन है। नाउ वी हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। सो प्रोडक्ट साइड वी हैव 4 ऑक्सीजन एटम्स एंड हियर वी हैव 2 ऑक्सीजन एटम्स। सो लेट अस मल्टीप्लाई दिस ऑक्सीजन बाय 2 and we get 4 oxygen atoms on reactant side. So what we have over here overall, so overall what we are having is a balanced chemical reaction where we are having 1 carbon atom on the reactant side and 1 on the product side. Then checking, let's check for hydrogen. We have 4 hydrogen atoms on the reactant side as well as on the product side, 4 hydrogen atoms. Then oxygen atoms, 4 oxygen atoms on the reactant side, and 2 plus 2 gives us 4 oxygen atoms on the product side as well. So now we are having all these reactions as balanced chemical equations. You can call these balanced chemical equations. Now I hope आपने इतना कर लिया होगा, ठीक है, और इनकी और प्रैक्टिस करिएगा। I would suggest आगे बढ़ते हैं। Let's identify, now let us identify types of chemical reactions. So basically this chapter
विल गिव यू एन इनसाइट कि बाकी आगे के चैप्टर्स में आप कैसे रिएक्शंस को पहचानेंगे, उनका प्रोडक्ट्स क्या बनाना है, कैसे बनता है, किस किस तरीके की रिएक्शंस होती हैं. सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ बेसिस कि आप कैसे प्रोडक्ट्स प्रिडिक्ट करेंगे, कैसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, राइट? So let's see first type of reaction. Basically we have to do 5 types of reactions. The first one is combination reaction. Combination reaction या जिसको हम synthesis reaction कहते हैं, जब भी कोई ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें दो एलिमेंट्स या दो सब्सटेंसेस, जो कि दो कंपाउंड्स हो सकते हैं, दो एलिमेंट्स हो सकते हैं, एक कंपाउंड और एक एलिमेंट हो सकता है, ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, राइट? सो ऐसा रिएक्शन एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है, राइट? एंड दीज आर जनरली एक्सोथर्मिक. सो रिएक्शन यहाँ क्या लिखा है, लेट्स सी यहाँ क्या लिखा है. Reaction in which two or more reactants are combined together to form a single product is known as combination reaction. So we can have a look at few examples over here. So आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम H2 और Cl2 गैस को रिएक्शन कराएं तो हमको प्रोडक्ट में मिलता है HCl, ठीक है? इसी तरह से अगर हम यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करा दें तो हमको मिलती है सल्फर ट्राइऑक्साइड. इसी तरह अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से करा दें तो हमको यहाँ पे मिलता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड. और एक बात आप देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हमने दो एलिमेंट्स का रिएक्शन कराया है, सेकेंड रिएक्शन के अंदर हमने एक कंपाउंड और एक एलिमेंट का रिएक्शन कराया है, और तीसरी रिएक्शन के अंदर हमने दो कंपाउंड्स का रिएक्शन कराया है, और ये सारे ही कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है. एडिशनली इस रिएक्शन के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारी हीट रिलीज होती हुई मिलेगी. सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो exothermic reaction, right? Along with being a chemical reaction, this reaction is also highly exothermic reaction. तो इस पे आपसे बोर्ड्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है. कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डालते हैं तो बहुत हीट रिलीज होती है, बहुत फ्रॉथिंग होती है, और आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, बेसिकली आपसे ये पूछा जाता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, राइट? सो यू हैव टू पुट डाउन दिस रिएक्शन, अ लॉट ऑफ हीट इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन. ये सारी बातें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों क्या होती है, जब भी दो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट रिएक्शन इज अ combination reaction. I hope आपको combination reaction clear हो गया होगा. Now let's move on to the next type of reaction, that is decomposition reaction. Decomposition यानी कि अभी हमने composition की बात करी, combination की बात करी, अब हम decomposition यानी कि उसके ठीक opposite की बात कर रहे हैं, decomposition reaction. Decomposition reactions ऐसी reactions होती हैं जिसमें एक substance जो है वो stable होता है. अब आपको उसे break down कराना है simpler substances में. सो आप एक सब्सटेंस को चाहे हीट की हेल्प से, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, चाहे सनलाइट की हेल्प से, आप उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डीकंपोज करा रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, राइट? सो इन सच रिएक्शंस अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. छोटे छोटे सब्सटेंसेस में टूट जाता है इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स. सो आप यहाँ इसका एक प्रोटोटाइप देख सकते हैं. ए बी एक कंपाउंड था, वो ब्रेक डाउन हो गया यहाँ पे ए और बी के अंदर, ठीक है? जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ लेड नाइट्रेट की अगर हम बात करें, लेड नाइट्रेट, इस लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को अगर हम यहाँ हीट करते हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो हम देखते हैं क्या हो जाता है, PbO मिलता है हमको, एक येलो कलर का रेसिड्यू मिलता है, एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस मिलती है, और एक कलरलेस ओडरलेस गैस विच इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन रिलीज होती है, राइट? तो लेड नाइट्रेट जो है, देखिए एक सब्सटेंस है, वो छोटे छोटे अलग अलग सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो गया. सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, और इस डीकॉम्पोजिशन के अंदर हमने यहाँ पे हीट की हेल्प ली है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. देखिए ये कंपाउंड जो है ये स्टेबल है, ये अपने आप रखे रखे नहीं टूटेगा, आपको इसे एनर्जी देनी पड़ेगी. तो जब आप एनर्जी दे रहे हैं तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कैसे टाइप की रिएक्शंस हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई. क्यों? क्योंकि ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही हैं. एंडोथर्मिक, एंडो मीन्स इनसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड, थर्मिक मीन्स हीट,
Therm means heat, right? So these reactions are endothermic reactions. कौन सी reactions? Decomposition reactions. Decomposition reactions are endothermic reactions, right? चलिए, तो यहाँ पे हमने एक example देखा. Moving further, let's see. थर्मल डिकम्पोजिशन के हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं. सो यहाँ पे बाय डेफिनेशन सेम ही रहती है, बस यहाँ पे आपका सोर्स, हीट का सोर्स बदल जाता है, मतलब डिकम्पोज करने के लिए जो आपको एनर्जी का सोर्स चाहिए वो बदल जाता है, राइट? सो व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय heating. So when we are talking about heating or heat, it is thermal decomposition. It is called thermal decomposition. Decomposition of limestone. Limestone क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट. इसको जब हम हीट करते हैं तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है, राइट? अब यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी के अंदर, आपको फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स दिए गए हैं. फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स जो हैं बच्चों, ये ग्रीन कलर के होते हैं. FeSO4.7H2O. FeSO4.7H2O. अब ये 7H2O क्या है? इस कंपाउंड फेरस सल्फेट के अंदर कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, ये वाटर इसी के अंदर प्रेजेंट होता है. अब इसको जब हम हीट करते हैं, तब ये बनाता है FeSO4 प्लस 7H2O. हीट करने पे वाटर रिलीज हो जाता है और ये बन जाता है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट. एनहाइड्रस फेरस सल्फेट. अब देखिए इसका कलर भी लॉस्ट हो गया, ये ग्रीन कलर का होता है, हीट करने पे वाटर रिलीज हो गया तो अब ये व्हाइट कलर का हो गया. ठीक है, इससे पहले किस कलर का था? ग्रीन कलर का. ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स थे. इसके बाद जब आप इसे हीट करते हैं, FeSO4 को आप जब हीट करते हैं फर्दर, तो ये चेंज हो जाता है. इसमें से दो गैसेस रिलीज होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये दोनों ही पंजेंट स्मेलिंग गैसेस होती हैं. पंजेंट स्मेलिंग गैसेस, जिसमें से सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रीडोमिनेंटली पंजेंट स्मेलिंग होती है और सल्फर डाइऑक्साइड में से आपको बर्निंग टायर टाइप स्मेल आती है. बर्निंग टायर की स्मेल आती है. ठीक है, बर्निंग टायर या रबर. इसके अलावा यहाँ पे हमको एक सॉलिड प्रोडक्ट भी मिलता है जिसका फॉर्मूला है Fe2O3, राइट? यहाँ पे हमको मिलती है फेरिक ऑक्साइड जिसका कलर रेडिश ब्राउन होता है. फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन इन कलर. रेडिश ब्राउन कलर की आपको ऑक्साइड मिलती है, राइट? एक कलरलेस गैस मिलती है जिसकी स्मेल बर्निंग टायर की है. एक और कलरलेस गैस मिलती है सल्फर ट्राइऑक्साइड जिसकी स्मेल जो है वो पंजेंट स्मेलिंग है. सो दिस इज द रिएक्शन. अब आप देखिए हमने हर बार यहाँ हीट का यूज किया है. एरो के ऊपर ट्राइंगल मेंशन किया है जो कि बताता है कि हीट यूज हुई है इस रिएक्शन में, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ऑलराइट, मूविंग फर्दर. नेक्स्ट टाइप ऑफ, अच्छा ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, लेड नाइट्रेट का की हीटिंग. इसके अंदर फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है और यहाँ पे हमको येलो कलर का रेसिड्यू मिलता है और एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस मिलती है. रेडिश ब्राउन कलर की गैस मिलती है और एक कलरलेस ओडरलेस गैस विच इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, जो कि कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस होती है. लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स जो हैं वो कलरलेस या वाइट कलर के क्रिस्टल्स आप कह सकते हैं, वाइट सब्सटेंस होता है, राइट? तो ये रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के अंदर यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको इस तरीके का एक सेल कंस्ट्रक्ट कराया गया है. इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ठीक है, तो ये तो मतलब ऐसा सेल कंस्ट्रक्ट कराया गया है, ऐसा एक्टिविटी दी गई है जिससे आप घर में सेल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. एक मग लिया गया है, उसके बेस में यहाँ पे दो रबर स्टॉपर्स लगाए गए हैं होल करके, और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोड्स, कुछ मेटल की प्लेट डाल के, ग्रेफाइट की रॉड डाल के यहाँ पे इसको कनेक्ट किया गया है वायर से, और फिर फर्दर इसको 6 वोल्ट की बैटरी से आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है ताकि आप इसे एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट कर सके.
अब इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स रख दी गई हैं ताकि जो गैस कलेक्ट हो वो इनके अंदर कलेक्ट हो सके, राइट। अब इसके अंदर यहाँ पे वाटर फिल किया गया है, वाटर को थोड़ा सा एसिडिफाई किया जाता है ताकि डिस्टिल्ड वाटर लिया गया है और डिस्टिल्ड वाटर को थोड़ा सा एसिडिफाई करते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। इसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब ये रिएक्शन हो जाती है तब क्या ऑब्जर्व करते हैं, जैसे बैटरी कनेक्ट करते हैं धीरे 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 यहाँ से बबल्स उठने लगते हैं, यानी कि वाटर का डीकॉम्पोजिशन होता है। क्या होता है? वाटर का डीकॉम्पोजिशन होता है H2 और O2 में। किसमें? H2 और O2 में वाटर जो है डीकम्पोज होने लगता है, और किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से। सो इस तरीके के डिकम्पोजिशन को हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। कैसे डिकम्पोजिशन को? ऐसा डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हो रहा हो, ऐसे डिकम्पोजिशन को हम इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स थी, एक एनोड और दूसरी कैथोड, एक एनोड और दूसरी कैथोड, एनोड एंड कैथोड। कैथोड कैसी होती है? कैथोड कैसी होती है? नेगेटिवली चार्ज होती है, और एनोड कैसी होती है? पॉजिटिवली चार्ज होती है। सो अब कैथोड पे जाके हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है और एनोड पे जाके ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होती है। और ये जो गैसेस कलेक्ट हो रही हैं, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो गैसेस कलेक्ट हो रही हैं, आपको इनका वॉल्यूम नजर आ रहा है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन का वॉल्यूम, ये ऑक्सीजन का वॉल्यूम और ये हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम। तो आप यहाँ अगर ध्यान से देख सकते हैं तो देखिएगा कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो है वो डबल है दैन ऑक्सीजन का वॉल्यूम। और ये कैसा रेशियो है? ये 2:1 का रेशियो है, जो कि बाय वॉल्यूम, रेशियो बाय वॉल्यूम। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इट इज द रेशियो बाय वॉल्यूम गैसेस कलेक्टेड एज एट कैथोड एंड एनोड। ठीक है, अब ये आ कहां से रहा है? आप देखिए, जब हमने रिएक्शन को बैलेंस किया तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2:1, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। कुछ नहीं लिखने का मतलब है कि एक 1 वॉल्यूम। ठीक है, तो जब 2 वॉल्यूम्स वाटर की डीकम्पोज होती हैं तो 2 वॉल्यूम्स हाइड्रोजन गैस एंड 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। इसी रेशियो को हम बोलते हैं 2:1 का रेशियो बाय वॉल्यूम, और वो हमको यहाँ इस रिएक्शन में एविडेंटली दिखता है। जब भी आपसे ये सेल कंस्ट्रक्ट कराने को बोला जाए तब आप टेस्ट ट्यूब के अंदर जो गैसेस फिल कर रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा कि ऐसा डायग्राम के अंदर स्पेसिफाई आप ठीक से कर देते हैं। ऑलराइट, मूविंग फर्दर, next type of after electrolytic reduction decomposition, the next type of decomposition is photolytic decomposition. Now here when we are saying photolytic, यानी कि photo means light, lytic means उसकी वजह से breakdown, so we call it photolysis, यानी कि with decomposition with the help of light. So यहाँ पे हमको दिख रहा है silver chloride AgCl, AgCl, इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में। इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, और सनलाइट की प्रेजेंस में जब इसका डिकम्पोजिशन होता है तो हमें यहाँ सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस मिलती है। ठीक है, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस मिलती है। इसी तरह AgBr का डिकम्पोजिशन होता है सनलाइट के अंदर, और हमको यहाँ सिल्वर मेटल और रेडिश ब्राउन कलर की ब्रोमीन गैस मिलती है। और ये वाली रिएक्शन, दिस रिएक्शन होल्ड्स गुड इन लाइट एंड डार्क फोटोग्राफी। फोटोग्राफिक फिल्म्स के ऊपर इस AgBr की कोटिंग होती है, और जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो डिकम्पोजिशन हो जाता है, हमें सिल्वर कलर का मेटल और रेडिश ब्राउन ब्रोमीन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है इस रिएक्शन के अंदर, राइट। सो दिस रिएक्शन होल्ड्स गुड फॉर लाइट एंड डार्क फोटोग्राफी। मूविंग फर्दर, वी हैव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ दिस इज अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन। अभी आपने 3 टाइप्स किसके पढ़े थे? आपने डिकम्पोजिशन के 3 टाइप्स पढ़े थे। Why were there 3 types? Because one of them
वाज थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन जो कि हीट की हेल्प से डिकम्पोजिशन होता था, सेकेंड वन वाज इलेक्ट्रोलिटिक जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोजिशन हो रहा है, थर्ड वन वाज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन जो कि लाइट की वजह से हो रहा था, राइट। सो तीनों ही डिकम्पोजिशन से थे। अब ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेस करने का मतलब क्या होता है? अपनी जगह से मूव कर देना। किसे करेंगे हम अपनी जगह से मूव? इन मेनी रिएक्शंस डिस्प्लेस वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। को एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब एक एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है और वो दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से तब ही डिस्प्लेस कर पाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए, सो इन मेनी रिएक्शंस वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन, और ये सब कुछ एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर होता है। Such reactions are called displacement reaction. A general reaction of this type may be like this, right? यहाँ पे A, B एक कंपाउंड है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, C जो है वो मेटल है। जब आपने C मेटल को इस AB के सॉल्यूशन में डाला तब क्या हुआ? क्योंकि C ज्यादा रिएक्टिव था A से, तो उसने C ने B को यहाँ पे B को डिस्प्लेस कर दिया और AC बना दिया और B जो है वो बाहर कर दिया। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तो एक जनरल प्रोटोटाइप दे रखा है। देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखा है मैं उसी को एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास एक मेटल एक सॉल्ट है कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसका एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन यानी कि पानी में सॉल्यूशन। ये सॉल्ट जो होता है ये ब्लू कलर का होता है, देखिए वहां पे, ठीक है। उसका सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। आपने इसके अंदर एक आयरन नेल ऐड करी, आयरन नेल मेटल आयरन ऐड किया। अब क्या होगा? ये ग्रेइश कलर का होता है आयरन नेल। लोहे की कील सबने देखी ग्रेइश कलर की होती है, ठीक है। तो आयरन क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो अब वो क्या करेगा? आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन कॉपर को उसके कंपाउंड में से हटा देगा। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो कॉपर को उसके कंपाउंड में से हटा देगा और क्या बना लेगा? खुद जाके सल्फेट के साथ कंपाउंड बना लेगा। देखो FeSO4 ग्रीन कलर का सॉल्यूशन, ब्लू कलर का सॉल्यूशन था क्योंकि वो कॉपर सल्फेट का था। अब आयरन ने उसके साथ रिएक्शन करा, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया अपनी जगह से, यानी कि उसके कंपाउंड में से हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्यों हटा पाया? क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए आयरन हटा पाया। और आयरन ने जाके अब उसके पार्टनर कॉपर के पार्टनर के साथ खुद जाके कंपाउंड बना लिया। कॉपर सल्फेट था, अब आयरन ने सल्फेट के साथ कंपाउंड बना लिया, फेरस सल्फेट बना लिया। और कॉपर को आप देखिए यहाँ पे कॉपर को इस सॉल्यूशन में से बाहर कर दिया। सो रेडिश ब्राउन मेटल कॉपर जो है आपको आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिटेड मिलता है। चलिए आ जाइए इस डायग्राम में, इस पिक्चर के ऊपर। इस पिक्चर में देखिए आपको ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट दिख रहा है, इसके अंदर ये आयरन नेल डाली गई। अभी ये सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, इसके अंदर आयरन नेल डाली गई। ऑन स्टैंडिंग काफी थोड़े टाइम में रिएक्शन हुई, तो क्या हुआ? यहाँ पे आप देखिए कॉपर डिपॉजिट हो गया और ये सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो गया। किसका? फेरस सल्फेट का। दिख रहा है? यहाँ लिख देती हूँ FeSO4 ग्रीन कलर का हो गया, देखिए, है ना। और इसके ऊपर कॉपर मेटल सबने देखा है, कॉपर मेटल भगवान की पूजा के बर्तन होते हैं, कॉपर के जग्स होते हैं, ठीक है। सो वही कॉपर मेटल जो है, जो जग्स के जिस कलर के कॉपर के चीजें आप यूज करते हैं, वही मेटल यहाँ पे आके आयरन नेल के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यहाँ से देखिए बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो ये वाला एक जो रिएक्शन है ये शायद आप बचपन से देखते आ रहे होंगे, जब से आप क्लास 7 से या और उससे पहले से आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कलर चेंजेस बहुत एविडेंट होते हैं, बहुत अच्छे से कलर चेंजेस दिखते हैं, तो आप यहाँ पे कलर चेंज ऑब्जर्व करते हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपसे पूछे जाते हैं आपको ये कलर चेंजेस बताने चाहिए, क्योंकि वो ही बहुत जरूरी होते हैं, वही बताते हैं कि यहाँ कलर चेंज देखकर ही आप बता सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। देखिए ये वही बात है जो हमने सबसे पहले टाइप्स ऑफ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे केमिकल रिएक्शन हुई है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कलर में चेंज देख के। तो यहाँ पे आपको कलर चेंज दिख रहा है, तो वो कलर चेंज आपको बताना होता है जब भी आप अपना आंसर लिख रहे होते हैं, ताकि आप
ऑब्जर्वेशन आपका वो कलर चेंज देखना ही आपका ऑब्जर्वेशन है, वो कॉपर का रेडिश ब्राउन कॉपर का आयरन नील पे डिपॉजिट होना ही आपको दिखना ही आपका ऑब्जर्वेशन है, राइट। सो यहाँ पे आपको कलर चेंजेस बताने होते हैं। अब इसका एक छोटा पार्ट और आता है, वो है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, एनसीईआरटी ने आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल दे रखी है। मतलब मैंने तो यहाँ पे रिएक्शन करा दिया, मैंने बता दिया कि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। आपको कैसे पता चलेगा और दूसरे मेटल्स के बारे में कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स जो है एनसीईआरटी ने दे रखी है आपको। इसका मतलब क्या होता है? तो रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब ये होता है कि मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी में अरेंज करा हुआ है, ठीक है। सो ये मेटल्स हैं, ये कुछ मेटल्स हैं जिनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज किया गया है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, एंड आई शुड पुट अ एरो लाइक दिस, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर, फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये तो नॉन मेटल है, इसको कैसे डाला रिएक्टिविटी सीरीज में? यस, सो देयर आर अ फ्यू मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन, मेटल्स की तरह इलेक्ट्रॉन लूज करने की भी कैपेसिटी है और नॉन मेटल्स की तरह इलेक्ट्रॉन गेन करने की भी कैपेसिटी है। सो हाइड्रोजन को इस रिएक्टिविटी सीरीज में इसलिए रखा गया है क्योंकि वो कुछ मेटल्स से ज्यादा बेहतर तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, जस्ट लाइक मेटल्स, ठीक है। सो यहाँ पे हाइड्रोजन एक रेफरेंस पॉइंट हो जाता है, राइट, और बाकी मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के नीचे आते जा रहे हैं। तो कौन सा मेटल किसे डिस्प्लेस कर सकता है? जैसे कि हाइड्रोजन के बाद कॉपर है, कॉपर के बाद मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड, राइट। ये मेटल्स एनसीईआरटी ने आपको बताए हैं रिएक्टिविटी सीरीज के लिए। ऑलराइट, तो कौन किसे डिस्प्लेस कर पाएगा? जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो ऊपर है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को जो कि नीचे दिया गया है उसे डिस्प्लेस कर सकता है उसके कंपाउंड में। लेट अस लोकेट कॉपर एंड आयरन। आयरन कहाँ है? ये रहा। कॉपर कहाँ है? ये रहा, ठीक है। तो आयरन ऊपर लाई कर रहा है कॉपर से, तो आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा उसके कंपाउंड में से। सिमिलरली हम दूसरा रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम, जब सिल्वर नाइट्रेट, कैल्शियम मेटल सिल्वर नाइट्रेट के कंपाउंड में, कैल्शियम मेटल सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में आपने कैल्शियम का एक पीस डाला, तो क्या आप रिएक्शन ऑब्जर्व करेंगे? बिल्कुल ऑब्जर्व करेंगे। मतलब रिएक्शन होगी, कलरलेस सॉल्यूशंस बनेंगे। आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे क्या होगा? देखिए कैल्शियम कहाँ है? ऊपर है, ठीक है, कैल्शियम काफी ऊपर है, सिल्वर ये रहा, ठीक है, सिल्वर ये रहा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो सिल्वर को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे बनाएगा कैल्शियम नाइट्रेट, और सिल्वर मेटल जो है, सिल्वरी डिपॉजिट आपको इस कैल्शियम के पीस के ऊपर सिल्वरी मेटल, सिल्वर मेटल का सिल्वरी डिपॉजिट मिल जाएगा, राइट। दोनों ही सोल्यूशन कलरलेस है, इसलिए आपको कोई बहुत ज्यादा कलर चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन डिपोजिशन ऑफ सिल्वर मेटल ऑन द पीस ऑफ कैल्शियम जरूर दिखाई पड़ेगा। ठीक बात है। चलिए, आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आई, लेकिन अब मेरा आपसे सवाल है, क्या इसका हम रिवर्स करते, यानी कि अगर हम इसका रिवर्स करते, यानी कि अगर मैं यहाँ पे फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर को ऐड करती तो क्या होता? तो क्या कॉपर फेरस को डिस्प्लेस कर पाता? यानी कि वो मेटल जो कम रिएक्टिव है, क्या वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर पाता? नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पे देयर वुड बी नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो है लेस रिएक्टिव है। इसका रिवर्स जो है हमने पढ़ा कि ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर लेगा, लेकिन कम रिएक्टिव ज्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। कम रिएक्टिव मेटल ज्यादा रिएक्टिव मेटल को, मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो देयर विल बी नो रिएक्शन, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टाइप के रिएक्शन के साथ, जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? यहाँ पे दो कंपाउंड्स हैं हमारे पास यहाँ पे दो कंपाउंड्स हैं, दोनों को ही हमने पानी में यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं। आयनिक कंपाउंड्स हैं दोनों का हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन कराते हैं, दोनों को ही हम मिक्स करते हैं। जैसे ही हम उनको मिक्स करते हैं उनके आयंस डिसोसिएट हो जाते हैं। आयंस डिसोसिएट होने के बाद आयंस इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर आयंस का इंटरचेंज हो रहा हो, राइट, दो कंपाउंड्स और दोनों के आयंस का इंटरचेंज हो रहा हो, उनको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। लेट्स हैव अ लुक। अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टार्ट्स विद टू आयोनिक कंपाउंड्स in which the exchange of ions to produce new valence ionic compounds take place, and all this takes place in aqueous solutions. आयनिक कंपाउंड को आपको पानी में डिसॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ये रिएक्शंस होंगी। दो पाउडर मिक्स कर दोगे तो ऐसे रिएक्शन होने वाली नहीं है। आप देखिए यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए, ये यही सिग्निफाई कर रहा है जो हमने लिखा है। ए बी के साथ कंबाइन था और सी जो है वो डी के साथ कंबाइन था। अब क्या हुआ, यहाँ पे इनके देखिए पार्टनर्स एक्सचेंज हो गए। ए के साथ डी कंबाइन हो गया आके और यहाँ पे सी के साथ बी कंबाइन हो गया आके, दोनों के पार्टनर्स इंटरचेंज हो गए। सच टाइप ऑफ अ रिएक्शन इज नोन एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें और फर्दर आगे चलते हैं हम, राइट। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि देखिए इस रिएक्शन के अंदर ये दोनों कंपाउंड्स हैं, इनका हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। जैसे आप इन्हें मिक्स करेंगे यहाँ बन जाएगा ZnSO4 और HCl गैस, ठीक है। आप देखिए जिंक का पार्टनर कौन था? क्लोरीन। हाइड्रोजन का पार्टनर कौन था? सल्फेट। अभी रिएक्शन होने के बाद एक्वस सॉल्यूशंस लेने, पहले तो आप ये लिख ही लीजिए, ठीक है। रिएक्शन होने के बाद जिंक का पार्टनर कौन बन गया है? सल्फेट बन गया है। और हाइड्रोजन का पार्टनर कौन बन गया है? क्लोराइड बन गया है। दोनों ने अपने पार्टनर्स को इंटरचेंज कर लिया है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इसी में फर्दर यही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब हो रही हो तब अगर कोई प्रेसिपिटेट बन जाए तो हम इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास लेड नाइट्रेट था, हमने इसका रिएक्शन कराया पोटेशियम आयोडाइड से। लेड नाइट्रेट का रिएक्शन, ये भी कलरलेस है, ठीक है, और ये भी कलरलेस है। इन दोनों सॉल्यूशंस को जैसे ही हमने मिक्स किया, हमको यहाँ पे PbI2 लेड आयोडाइड मिला, जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। और एक्वस सॉल्यूशन मिला किसका? पोटेशियम नाइट्रेट का, जो कि कलरलेस होता है, ठीक है, राइट। आपको बात समझ आई? तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है येलो कलर के क्रिस्टल, आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट दिख रहा है सॉल्यूशन के अंदर, राइट। ये कैसे बना? यहाँ पे दिस इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और यही हमने पहले भी डिस्कस करी थी। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हमने ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जब हमने प्रेसिपिटेट पढ़ा था तब भी डिस्कस करा था। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी प्रेसिपिटेट देख करके कि हाँ जी, ये देखिए, राइट, येलो कलर का प्रेसिपिटेट इस तरीके से बनता है। तो दो कलरलेस सॉल्यूशंस हमने मिक्स किए यहाँ पे, तो एक सॉलिड और एक लिक्विड बना, और ये सॉलिड इस लिक्विड के अंदर इनसॉल्युबल होता है, राइट। सो यहाँ पे भी हमने यही रिएक्शन डिस्कस करी थी कि जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और डबल डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक ऐसा सॉलिड बन रहा है जो नए बने हुए लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता है।
तो इस टाइप के रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट में हमको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट में हमको यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट मिल रहा है, lead iodide, which is yellow in color. All right, formation of a new solid in a double displacement reaction when there is no solid in the reactants is called a precipitation reaction. ठीक है, अब यही डबल डिस्प्लेसमेंट अगर एसिड और बेस के बीच में होता है ना, एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उसमें भी तो डबल डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन भी कह सकते हैं, जिस वक्त एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं NaOH बेस है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है HCl और बनाता है NaCl सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। यहाँ पर भी पार्टनर्स एक्सचेंज हो गए, सोडियम का पार्टनर पहले हाइड्रोक्साइड था, अभी रिएक्शन के बाद क्लोरीन बन गया है। हाइड्रोजन का पार्टनर पहले क्लोराइड आयन था, अब हाइड्रोक्साइड बन गया है, यानी कि वाटर बन चुका है, राइट। सो यहाँ पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है और साथ ही यहाँ पर क्या हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो रही है। सो न्यूट्रलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस को आप डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ही क्लब कर सकते हैं। तो आपसे कभी पूछा जाए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो वहां पर आप डबल डिस्प्लेसमेंट भी बता सकते हैं और आप न्यूट्रलाइजेशन भी बता सकते हैं, मतलब दोनों ही बतानी चाहिए आपको, ठीक है। अगर न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है, राइट, अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो आप वहां पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बता सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन जब सोडियम सल्फेट से होता है। एनसीईआरटी इस रिएक्शन को बड़ा पसंद करती है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, और यहाँ पे बनता है NaCl एक्वस, ठीक है। बेरियम सल्फेट कलरलेस सॉल्यूशन एक्वस है, सोडियम सल्फेट कलरलेस सॉल्यूशन एक्वस है, और यहाँ पे वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट का और सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनता है। सो दीज रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जिसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम रीडॉक्स रिएक्शंस की तरफ। तो रीडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, तो रीडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, देखें कि रीडॉक्स रिएक्शन के अंदर दो प्रोसेसेस साथ में हो रहे होते हैं, दो प्रोसेसेस हमेशा साथ में हो रहे होते हैं। रीडॉक्स जो है वो एक कंबाइंड नेम है, किसका, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का, किसका, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। सो यहाँ पे बेसिकली दो फिनोमिनन साथ में हो रहे हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो आइए बच्चों पहले समझते हैं हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है, किस चीज को हम, किस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं और किस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन को हम कहते हैं, ऑक्सीडेशन हम तब कहते हैं किसी रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन हम तब कहते हैं जब रिएक्शन से पहले कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन ऐड हो गई, रिएक्शन होने में उस एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो हम कहते हैं उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या कहा हमने, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एक बात, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही हो या फिर किसी सब्सटेंस में से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो। सेकेंड पार्ट, हम दो चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं, या तो हम ये देख सकते हैं कि भाई किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, या हम क्या देख सकते हैं, या हमको ये दिख रहा हो कि सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है, रिएक्शन होने के बाद उसके पास हाइड्रोजन पहले थी उस सब्सटेंस में, रिएक्शन होने के बाद उसमें से हाइड्रोजन चली गई, उसमें कुछ और प्रोडक्ट बन गया जिसमें हाइड्रोजन नहीं है या कम है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। आइए देखिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पहला पार्ट, जैसे मैंने आपसे कहा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम रिएक्शन में मैग्नीशियम अकेला था पहले, ठीक है। रिएक्शन होने के बाद आपको ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है इसके अंदर इसके साथ ऑक्सीजन एडेड दिख रही है, बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को जब हमने ऑक्सीजन में बर्न करा तो प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन से पहले क्या मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन थी, नहीं थी, लेकिन रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम ने एक ऐसा प्रोडक्ट बना लिया जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि मैग्नीशियम हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन,
ठीक है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया। सिमिलरली आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया कि आप और कैसे ऑक्सीडेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा क्या पार्ट है, दूसरा पार्ट है कि अगर उस किसी सब्सटेंस में से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो तो यहाँ देखिए आपके पास H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इसका रिएक्शन जब ब्रोमीन गैस से होता है तब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट में हमको हाइड्रोजन ब्रोमाइड गैस मिल गई है और सल्फर रिलीज हो गया सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड में पहले हाइड्रोजन प्रेजेंट था, सल्फर के साथ पहले हाइड्रोजन प्रेजेंट था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद दिस सल्फर हैज लॉस्ट हाइड्रोजन, यानी कि इसके पास से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो चुका है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो चुका है। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन सल्फाइड हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड ने हाइड्रोजन लूज कर दिया है। पहले केस में मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन गेन कर लिया है इसलिए ऑक्सीडेशन हुआ है, दूसरे केस में हाइड्रोजन सल्फाइड ने हाइड्रोजन लूज करके सल्फर बना लिया है, तो इसलिए हम कहेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा पार्ट, रिडक्शन का पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट रिडक्शन। रिडक्शन किसे कहते हैं? रिडक्शन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। भैया ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा साथ में होते हैं, ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया रिडक्शन। क्या होता है? हम कहेंगे कि ये प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसी सब्सटेंस ने अगर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, किसी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है तो हम कहेंगे उस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है। और दूसरी बात अगर किसी सब्सटेंस में से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तब भी हम कहेंगे कि उस सब्सटेंस में क्या हुआ है, उस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दोनों ही होते हैं, दोनों में से कुछ भी होता है तो हम कहते हैं कि उस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ देखिए आपके पास क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस का रिएक्शन हाइड्रोजन से जब होता है तो क्लोरीन गैस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है। देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो हम कहेंगे क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है। पहला वाला एग्जाम्पल, पहले वाला टाइप कि आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन में रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया है तो हाइड्रोजन ऐड हो गया है तो हम कह रहे हैं क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है। दूसरा वाला टाइप रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आप देखिए यहाँ वाटर है और यहाँ कार्बन है। वाटर ने जब कार्बन के साथ रिएक्शन किया तो वाटर ने ऑक्सीजन का लॉस कर दिया, वाटर में से ऑक्सीजन लूज हो गई, ठीक है, अब वो अकेली क्या बची? हाइड्रोजन बची, ठीक है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है इसलिए वाटर का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए वाटर का रिडक्शन हो रहा है। तो हमने कहा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है वाटर में से इसलिए हम कह रहे हैं कि वाटर का रिडक्शन हो रहा है। अब वापस चलते हैं। मैंने कहा रिडॉक्स हमेशा साथ में होता है, रिडॉक्स रिएक्शन हमेशा साथ में होती है। एक सब्सटेंस, आप देखिए यहां से अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो यहां से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है, एक सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर रहा है तभी दूसरा गेन पर कर पा रहा है, तभी ये दोनों प्रोसेसेस साथ में हो रहे हैं। एक सब्सटेंस अगर हाइड्रोजन का यहाँ से रिमूवल हो रहा है तो दूसरे में गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हो रहा है, राइट। तो ये दोनों प्रोसेसेस हमेशा साथ में हो रहे होते हैं। अब चलिए यहाँ देखते हैं कि मैंने आपसे अभी तक यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन तो बता दिया, लेट मी सी कि क्या यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है। तो आप देखिए मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुई तो मैग्नीशियम का तो ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन इस ऑक्सीजन में से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया है तो एक ऑक्सीजन एटम उसमें चला गया है, ऐड हो गया इसके पास से, सो ऑक्सीजन का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो ये दोनों प्रोसेसेस हमेशा साथ में होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन पे आइए। नेक्स्ट रिएक्शन आप यहाँ देखिए ब्रोमीन यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन ब्रोमीन से हो रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड इज लूजिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड इज लूजिंग हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ब्रोमीन इज गेनिंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ब्रोमीन इज गेनिंग हाइड्रोजन। सो गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन होता है,
तो यहाँ पे ब्रोमीन का तो रिडक्शन हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये दोनों प्रोसेसेस हमेशा साथ में होते हैं। इधर चलिए, यहाँ पर भी आप ये चीज देख सकते हैं। सेकेंड वाली रिएक्शन को देखिए। सेकेंड वाली रिएक्शन, वाटर, वाटर हाइड्रोजन से, सॉरी, वाटर से हाइड्रोजन बन गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। और कार्बन में क्या हुआ है? गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो ये दोनों प्रोसेसेस हमेशा साथ साथ होते हैं, ये दोनों प्रोसेसेस हमेशा साथ साथ होते हैं। अब वन मोर इंफॉर्मेशन विच यू नीड टू नो ओवर हियर इज, इसी बात को थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? अब आप देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसकी वजह से? ब्रोमीन की वजह से। सो द सब्सटेंस अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन बिकॉज ऑफ दिस ब्रोमीन। सो ब्रोमीन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रही है, ब्रोमीन गैस यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रही है। अब दूसरा पर्सपेक्टिव देखिए, ब्रोमीन जो है इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन, ब्रोमीन का रिडक्शन हो रहा है, किसकी वजह से? इस हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। भाई ब्रोमीन का रिडक्शन हो रहा है यानी कि ब्रोमीन हाइड्रोजन गेन कर रही है, हाइड्रोजन देने वाला भी तो कोई चाहिए, राइट? तो हाइड्रोजन कौन दे रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड दे रहा है वो हाइड्रोजन। तो क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड ब्रोमीन का रिडक्शन करवा रहा है, इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड को हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट। तो आप यहां पे ये ध्यान रखिए कि जो सब्सटेंस अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन acts as reducing agent। एजेंट और इसको हम रिडक्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है? एंड वाइस वर्सा। एंड द सब्सटेंस अंडरगोइंग रिडक्शन इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ब्रोमीन का रिडक्शन हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। सिमिलरली इस रिएक्शन में देखिए, वाटर का रिडक्शन हो रहा है तो वाटर कैसा काम करेगा? वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कार्बन क्या काम करेगा? वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट होता है, सिंपल है, जस्ट ऑपोजिट होता है। क्योंकि वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है तो सामने वाले का रिडक्शन करवा रहा है, तो जब सामने वाले का रिडक्शन करवा रहा है तो वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और खुद कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि वो उसकी दी हुई ऑक्सीजन वो खुद गेन कर रहा है। इट इज एज सिंपल, इट इज वेरी वेरी सिंपल। अच्छा, तो ये हो गया हमारा रिडॉक्स, पांचवे टाइप का रिएक्शन। नाउ मूविंग फर्दर कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस और व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिडॉक्स हमारी डेली लाइफ में। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ? एवरीडे लाइफ में हम ऑक्सीडेशन के बहुत सारे इफेक्ट्स देखते हैं। जैसे आपने घर में देखा होगा कि एप्पल को जब हम कट करते हैं तो वो ब्लैकिश कलर का हो जाता है, ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ब्लैक तो नहीं, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयन वहां पे आयन प्रेजेंट है और वो आयन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर की प्रेजेंस में, राइट? तो दीज आर द सर्टेन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, और ये हमारी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? देखिए, सबसे बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम यूज करते हैं आयरन, मेटल आयरन। तो जितने भी मेटल्स हम यूज कर रहे हैं उनका करोजन होने लगता है, ठीक है? नॉट ओनली आयरन, आयरन में बहुत प्रीडोमिनेंटली दिखता है क्योंकि हम आयरन बहुत एक्सेस में यूज करते हैं। हर चीज में अपने आसपास आप देखेंगे आपको कितनी सारी चीजों में आयरन का यूसेज मिलेगा, ठीक है, राइट? तो आप इसलिए उसका इफेक्ट प्रीडोमिनेंट हमको बहुत इफेक्ट करता है। करोजन की प्रॉब्लम हमें आयरन के केस में बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। आइए देखते हैं करोजन क्या होता है। करोजन क्या होता है? जब किसी भी मेटल का अपर सरफेस खराब हो जाए, किसी भी मेटल का अपर सरफेस डेटियोरेट हो जाए, खराब हो जाए, वो यानी कि वो मेटल अब किसी और सब्सटेंस में बदल गया,
हमें मेटल चाहिए था लेकिन वो सब्सटेंस किसी और सब्सटेंस में बदल गया ड्यू टू करोजन, ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। मेटल के कांटेक्ट में जब ऑक्सीजन आती है, मॉइस्चर आता है, तो सरफेस ही कांटेक्ट में आता है ना, अंदर वाली लेयर के एटम्स तो आते नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं, सरफेस पे जो मेटल के एटम्स हैं उनका रिएक्शन जब ऑक्सीजन से, जब और मॉइस्चर से और गैसेस से रिएक्शन, एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्शन हो, तब सरफेस के जो एटम्स हैं उस पे क्या हो, डेट्योरेशन हो जाए, यानी कि उनकी क्वालिटी चेंज हो जाए। जो मेटल हमें चाहिए था वो नहीं रहा, वो कुछ और बन गया। सो दैट प्रोसेस, द केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन अ मटीरियल, generally metal, and its environment that produces a deterioration of the material and its properties is called as corrosion. ठीक है, properties is called as produces a deterioration. और corrosion को हम और क्या कहते हैं, corrosion is the slow eating up of the surface of certain metals. धीरे धीरे मेटल का सरफेस खत्म करता चला जाता है when kept in open for a long time. Corrosion is a serious problem. Every year हम बहुत सारा डैमेज फेस करते हैं बिकॉज ऑफ दिस corrosion. और प्रीडोमिनेंटली हम आयरन की बात करेंगे, क्योंकि आयरन रोड्स, रेलवेज, ट्रक्स, बिल्डिंग्स, आप अपने आसपास ही देखिए कितना आयरन यूज हो रहा है, राइट? तो आयरन के अंदर ये फिनोमिनन बहुत प्रोमिनेंटली दिखता है, क्योंकि इसके अंदर एक सब्सटेंस बनता है रस्ट। ठीक है, रस्ट। अभी रस्ट आपने सबने देखा, अपने घर के आसपास, घर में कोई पुराना कूलर हो या पुरानी बाइसिकल हो, आपने आयरन को किस लिए जानते हैं, आप आयरन को क्यों यूज करते हैं? आयरन को आप उसकी स्ट्रेंथ के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर हम रस्ट की बात करें, आयरन का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है, मॉइस्चर, और अब जैसे रेनी सीजन आता है तो आप देखते हैं बहुत तेजी से आयरन जो है मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके रस्ट बना लेता है। तो जो ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस होता है, रस्ट एक ब्राउन एंड फ्लेकी सब्सटेंस होता है, यानी कि आप उसे बस ऐसे टच कर दे और वो बिखर के गिर जाएगा, और जैसे ही वो बिखर के गिरेगा वो आयरन के अंदर वाली लेयर को एक्सपोज कर देगा। फिर अंदर वाली लेयर अगर एक्सपोज हो गई मॉइस्चर से, और जैसे अगर मैं बात करूं, ये आयरन की कुछ लेयर्स हैं, ठीक है, ये वाली लेयर एक्सपोज हो गई और गिर गई, झड़ के गिर गई, तो अब वो नेक्स्ट लेयर को एक्सपोज कर देगा। झड़ के गिरने के बाद रस्ट जो है ब्रिटल है नेचर में, आपने टच किया और वो बिखर के गिर जाएगा, और आप देखेंगे कि अंदर से नई लेयर आयरन की निकल आई। धीरे धीरे इस लेयर पे भी रस्टिंग हो जाएगी, ये भी बिखर जाएगी। ठीक है, सो ऐसे लेयर आफ्टर लेयर, लेयर आफ्टर लेयर, आयरन के केस में करोजन अंदर तक होता चला जाता है। और ये शायद आपने कहीं किसी पुराने कूलर पे, पुराने दरवाजे पे, पुरानी बाइसिकल पे रस्ट अपने आसपास जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो एक बार देखने की कोशिश करिएगा, आपको मिलेगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई पुराना मटेरियल कहीं डंप्ड हो आपके घर में या आसपास, तो आपको ऐसी रस्टिंग जरूर मिलेगी, राइट? सो इसकी वजह से बेसिकली होता क्या है, वो सारा मेटल जो है वो खराब हो जाता है। बेसिक प्रॉब्लम क्या है, ऑक्सीडेशन की वजह से केमिकल रिएक्शन मेटल के सरफेस में, जिसकी वजह से उस मेटल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, हमारे काम का नहीं रहता है वो मेटल। सो दैट इज व्हाट इज करोजन, राइट? तो एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जो है बहुत रेडिली करोड हो जाता है, तो ये बात हमने कर ली यहाँ पे। रस्ट इज अ हाइड्रेटेड आयरन ट्राइफेरिक ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3.XH2O। अब ये किसकी प्रेजेंस में होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर में। रेनी सीजन में आप रस्टिंग बहुत स्पीडली होती देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप का जो इफेक्ट होता है करोजन का, मतलब ऑक्सीडेशन का, सॉरी, सो दैट इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फूड, ठीक है। ऑयल एंड फूड यानी कि हमारा जो खाना होता है वो ऑयल में बनता है, ऑयल के अंदर रेडिली ऑक्सीजन अटैच हो जाती है, और हम कहते हैं ऑयल्स एंड फैट्स का ऑक्सीडेशन हो गया है, और उसकी वजह से हमारे फूड का स्मेल एंड टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाता है, एंड उससे क्या होगा, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रैंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स इन फूड, the oxidation of oils and fats in food results into a bad taste and bad smell, and this is called rancidity. और यहाँ पे then oxygen present in the air oxidizes fats and oils present in our food and forms volatile substances which have bad odor. Odor means smell. आपने देखा होगा पुराने चिप्स के पैकेट, चिप्स अगर पैकेट में खुले रह जाएं बहुत लंबे समय तक, तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है, वो ऑयल्स एंड फैट, जिस ऑयल के अंदर
चिप्स बने हैं, तले गए हैं, तो उसके अंदर वो जाके उससे रिएक्शन करती है और उसका स्मेल और टेस्ट को चेंज कर देती है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फूड. और उसकी वजह से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बनते हैं जिसकी वजह से वो पुराने रखे हुए चिप्स का टेस्ट चेंज हो जाता है, राइट. सो दैट इज नोन एज रैंसिडिटी. अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? रैंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है बच्चों? देयर आर अ फ्यू मेथड्स जिससे आप रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं. रैंसिडिटी हो किसकी वजह से रही है? ऑक्सीजन की वजह से रही है. तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ करने के लिए या कम लिमिटेड सप्लाई देने के लिए इतनी ऑक्सीजन ना दें कि वो रैंसिडिटी कर पाए, एयरटाइट कंटेनर्स में रखना चाहिए. कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट. चलिए एंटीऑक्सीडेंट से शुरुआत करते हैं. ऐसे सब्सटेंसेस जिनको जो ऑक्सीडेशन ना होने दें, एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाते हैं. तो एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है. एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जिनको जब आप फूड में डालें तो वो ऑक्सीडेशन प्रिवेंट कर सकें. जैसे मैंने आपको एप्पल का एग्जांपल दिया. एप्पल आपने घर में देखा होगा, कट करने पर ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसके ऊपर लोग लेमन लगा देते हैं. लेमन क्या है? साइट्रिक एसिड. सो दिस साइट्रिक एसिड एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट. सिमिलरली आपने देखा होगा विटामिन ई लोग एजिंग में यूज करते हैं. एजिंग इफेक्ट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन. सो एंटी एजिंग की तरह. वाई एंटी एजिंग? बिकॉज विटामिन ई इज ऑल्सो एन एंटीऑक्सीडेंट, राइट. सो वो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं और वो रैंसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं. Rancidity can be prevented by packaging fat and oil containing food in presence of nitrogen gas. आपके जो चिप्स के पैकेट आते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है. ऑक्सीजन निकाल के उसमें नाइट्रोजन फिल कर दी जाती है. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस प्रैक्टिकली रिएक्शन नहीं करती है. क्यों नहीं करती है? नाइट्रोजन गैस N2, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड है इसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है. सो इसलिए ये गैस बेसिकली हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे हम रहते हैं, वहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है और इसीलिए नाइट्रोजन गैस जो है वो रिएक्शन नहीं करती है. इसीलिए एट रूम टेम्परेचर्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स पे रिएक्शन करती है. सो इसीलिए नाइट्रोजन गैस से चिप्स के पैकेट्स को फिल कर दिया जाता है. नेक्स्ट, इट कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर. देखिए सनलाइट की प्रेजेंस, ऑप्टिमम एनर्जी मिल जाए तो रिएक्शन फास्ट होने लगती है, तो सनलाइट से दूर रखा जाता है ताकि क्या ना हो, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो. तो आप एक तो उसे सनलाइट से दूर रख सकते हैं, दूसरा टेम्परेचर ना बढ़े इसलिए आप उसे रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं. बस एयरटाइट कंटेनर्स हमने बात कर ली, सनलाइट की भी हमने बात कर ली. आई होप आपको ये सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है वो समझ आए होंगे एंड आपको इसके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा. फिर नेक्स्ट पार्ट में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे. थैंक यू सो मच. बाय बाय. हैप्पी लर्निंग. लेट्स क्रैक इट.